भारत का 80% कोरोना नमस्ते ट्रंप और शराब की दुकान खोलने से फैला है। इनके मनोज तिवारी क्रिकेट मैच खेलते हैं और उत्तराखंड के पूरे लोगों को कोरोना सरकार को हो गया। मैं समझता हूं गरीब और आत्मनिर्भर भारत भी एक जुमला और एक ढकोसला है। और जो रेडिकल इस्लामिक टेररिज्म की बात करता था, आज वो बंकरों में छिपा बैठा है। अमित शाह जी और अर्नब गोस्वामी के रिपब्लिक टीवी पे जो इंटरव्यू था, मैं इसको इंटरव्यू नहीं मानता हूं, ये एक आशिक और माशूका के बात मानता हूं। आईबी और क्राइम ब्रांच रोजाना तबलीगी जमात की डिटेल लेती है। जब से इमरजेंसी का दौर आया था, जमात के लोगों ने कोई भी गुनाह नहीं किया। आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पल पल न्यूज से मैं हूं आप लोगों के साथ नदीम अकरम। लॉकडाउन के 5वें चरण में हम हैं और लॉकडाउन के 5वें चरण में जो कोरोना संक्रमित की संख्या है वो 1,90,000 के करीब पहुंच चुकी है। 50,000 से ज्यादा जो मरीज हैं वो ठीक होकर के घर पहुंचे हैं, तो 10,000 के आसपास संख्या है कि जिंदगियां जो हैं वो मौत की आगोश में सो गई हैं। सबसे बड़ा सवाल इस पर यह उठता है कि आखिरकार सरकार से क्या चूक हुई, किसके कारण ये सब हुआ। इन सब मुद्दों को दरकिनार कर दिया गया, पर जो मीडिया का और हमारी भारतीय जनता पार्टी का मेन मोटिवेशन जो था वो ये था कि 1 साल का जीत का जश्न किस तरीके से मनाया जाए। तो इस लॉकडाउन में भी जीत का जश्न मनाने में गुरेज हमारी भारतीय जनता पार्टी ने नहीं किया, मीडिया को शरीक किया। और जो सबसे चर्चा का विषय रहा वो था रिपब्लिक टीवी से अमित शाह का और अर्नब गोस्वामी का इंटरव्यू, जिसमें जी भर करके मुसलमानों को कोसा गया, जो रिपब्लिक भारत अक्सर करता है, और देश के गृह मंत्री को साथ में बुला करके ऐसा साबित करने की कोशिश की कि तमाम मुद्दों के लिए जिम्मेदार जो है वो सिर्फ और सिर्फ मुसलमान हैं। इसी पर हमसे बात करने के लिए इंजीनियर शादाब चौहान मौजूद हैं। शादाब, किस तरीके से देखते हैं इन चीजों को, क्योंकि हम लगातार देख रहे थे कि 1 साल का जश्न जो है मीडिया के साथ कितना सारे सवाल खड़े करता है ये अपने आप में। सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि इस दौर में आप लोग बेबाक पत्रकारिता पल पल न्यूज कर रहा है और आप लोगों ने जो अवसर दिया एक सच्चाई बयान करने का। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यह है कि देश एक राष्ट्र आपदा से जूझ रहा है, जिसमें सरकार पूरी तरीके से लॉकडाउन एक कैद खाना बनकर रह गया। इसका जो हासिल करना चाहिए था, दुनिया का पहला देश बन गया जितने इतना स्ट्रिक्ट और लंबा लॉकडाउन लगाने के बाद भी जहां केसेस बढ़ रहे हैं और जितना केस बढ़ रहे हैं उतनी सरकार ढील देती चली जा रही है। दुनिया का पहला देश बन गया जहां पर पीपी किट के नाम पर भी घोटाला हो गया। दुनिया का पहला देश भारत बन गया जहां इंसानियत शर्मसार हो रही है, जहां वेंटिलेटर का घोटाला हो गया, जहां पर भाजपा के लोग सरकार बनाने में मध्य प्रदेश में जुटे थे जब राष्ट्र आपदा आ रही थी। डोनाल्ड ट्रंप का नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम भारत में कोरोना कैरियर बनकर के साबित हुआ। भारत का 80% कोरोना नमस्ते ट्रंप और शराब की दुकान खोलने से फैला है, सरकार के फेल्योर से फैला है। दूसरी तरफ सबसे पहले लॉकडाउन का उल्लंघन करने वाला व्यक्ति कोई था तो वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी थे, जो मंदिर के उद्घाटन के लिए गए और उधर इनके मनोज तिवारी क्रिकेट मैच खेलते हैं और उत्तराखंड के पूरे लोगों को कोरोना सरकार को हो गया। दूसरी बात यह है कि सरकार को मजदूर जो इस देश की रीढ़ की हड्डी है वो पूरे देश में मर रहा था, लेकिन ये लोग धर्म के नाम पर लड़ाने का काम कर रहे थे। और मेरा मानना यह है नदीम साहब कि उस मजदूर की फिक्र इसलिए नहीं की गई कि मजदूर की जो जाति होती है वो अति पिछड़ा, दलित, आदिवासी या मुसलमान, और पिछड़े में भी प्रजापति, पाल, मौर्य, सैनी, जाटव, गुज्जर या कश्यप, मल्ला, इस तरह के लोग बेचारे मजदूर होते हैं। और नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह की जो जाति है, वैश्य समाज, बनिया जिसको बोलते हैं, वो तो फिर भी मुनाफा कमा रही थी, वो तो महंगे दाम में दिलबाग बेच रही थी, महंगे दाम में बहुत। तो जब अपने पे आती है, जब दर्द होता है। मैं समझता हूं गरीब और आत्मनिर्भर भारत भी एक जुमला और एक ढकोसला है। तो इंपॉर्टेंट बात यह कि जहां देश की राष्ट्र आपदा से ऊपर उठकर जो इकोनॉमी पहले से बर्बाद चल रही थी उसमें और बर्बादी आ गई, और उसके लिए जिम्मेदार
नरेंद्र मोदी जी की सरकार है। बांग्लादेश ने तो नहीं लगाया ऐसा लॉकडाउन, लेकिन कामयाबी की उन्होंने। टर्की ने स्मार्ट लॉकडाउन लगाया, लेकिन टर्की से सीखना तो शर्मसार हो जाएगा। सीखेंगे तो ये डोनाल्ड ट्रंप से सीखते हैं, जिसके यहां पर आज जब हमारे उन ब्लैक ब्रदर्स को, हमारे अश्वेत भाइयों को एक मारा गया तो पूरा देश जल रहा है। और जो रेडिकल इस्लामिक टेररिज्म की बात करता था, आज वो बंकरों में छिपा बैठा है। तो ऐसे लोगों को आइडियल मानते हैं, ये टर्की को आइडियल नहीं मान सकते, क्योंकि टर्की का जो बादशाह है, टर्की का जो सदर है, वो एक्चुअल लीडर ऑफ द कम्युनिटी है, एक्चुअल लीडर ऑफ द वर्ल्ड है, इसलिए उसको स्वीकार नहीं करेंगे। उन्होंने किस तरीके से इकोनॉमी को सर्वाइव कराया है, उसको स्टडी नहीं करेंगे। आज हमें टर्की से सीखना चाहिए। और बात कर रहे हैं टीवी पे रिपब्लिक के इंटरव्यू की आपने जिक्र कही नदीम साहब, मैं इतना ही कहूंगा कि जब एक माशूका अपने आशिक से मिलती है, बरसों के बाद मिलती है, तो गले लिपट करके बहुत से दुखड़े रोती है। उसे ये फर्क नहीं पड़ता कि मेरे पड़ोस में क्या हो रहा है, मेरे माता पिता का क्या हाल है, मेरे भाई का क्या हाल है। वो आशिक की मोहब्बत में दीवाना हो जाती है। और आशिक भी तमाम चीजों को छोड़कर, अपने परिवार को, अपने घर को, अपने नौकरी को, कारोबार को छोड़कर माशूका की मोहब्बत में उसको खुश करने के लिए गुणगान करता है। उसी तरीके से मैं इस अमित शाह जी और अर्नब गोस्वामी के रिपब्लिक टीवी पे जो इंटरव्यू था, मैं इसको इंटरव्यू नहीं मानता हूं, ये एक आशिक और माशूका के बात मानता हूं, जिसमें मुद्दों की बात नहीं हुई, जिसमें सब कुछ मैच फिक्स था। और यह किया जा रहा था, देश की जनता को यह संदेश देने का प्रयास किया जा रहा था कि जितना भी इस देश के अंदर रोजगार गया, जिम्मेदार मुसलमान, जेट एयरवेज हुआ, मुसलमान जिम्मेदार मुसलमान, टिड्डी दल आ गया, मुसलमान बदनाम। और हो सकता है ये भी कह दें अमित शाह जी अगर तड़ीपार हुए, उसके लिए जिम्मेदार मुसलमान। तो मुसलमान ईंधन है दलित भाइयों और पिछड़ों के अधिकारों की। जी शिदब, मैं यहाँ ये भी आपसे पूछना चाहूंगा, क्योंकि हमने एक इंटरव्यू के कई पार्ट देखे और सबसे ज्यादा जो चर्चा का विषय था वो था तबलीगी जमात, जहां अर्नब गोस्वामी सवाल पूछते हैं और तमाम मीडिया चैनलों की एक ही स्क्रिप्ट थी, मरकज को जिम्मेदार बताते हैं कोरोना वायरस का, और ये कहते हैं कि एक खास प्रोग्राम चला जिस पर देश के गृह मंत्री कहते हैं कि दिल्ली पुलिस इसके लिए कसूरवार नहीं है। वहां 365 दिन जो है प्रोग्राम चलते हैं, जिसके चलते ये महामारी फैली। तो जब देश के गृह मंत्री इस तरीके के बयान देंगे तो आम नागरिकों पर इसका क्या असर पड़ेगा? बिल्कुल नदीम साहब, देश के गृह मंत्री का जो ये बयान है कि अगर उन्होंने ये बात कहते हैं वो कि कोरोना फैलने का कारण अगर वो बताते हैं, अगर मैं बताने लगूंगा कोरोना फैलने का कारण, बताइए कि गुजरात में सबसे ज्यादा मृत्यु दर है, सबसे ज्यादा डेथ रेट गुजरात के अंदर है। और गृह मंत्री जी और प्रधानमंत्री जी का संबंध भी गुजरात से है, और गुजरात को पूरा देश एक अलग नाम से जानता है, उसको मैं जिक्र नहीं करना चाहता 2002 का। आज सबसे ज्यादा डेथ रेट वहां क्यों है? वेंटिलेटर का घोटाला करने वाली वही कंपनी बताई जा रही है जो 10 लाख का साहब का सूट खरीदी थी, तो उस पर साहब नहीं बोलेंगे। और मैं तो ये कह रहा हूं कि जब तबलीगी जमात से अगर कोरोना फैला, क्या आप डेटा दे दें कि कितने लोग तबलीगी जमात के इंतकाल करे कोरोना की वजह से? अगर वो लोगों ने 23 तारीख को दिल्ली पुलिस ने वीडियो जारी किया कि वो लोग कह रहे हैं कि हम जाना चाहते हैं, तो ये बताइए कि दिल्ली पुलिस उनको क्यों नहीं भिजवा पाई? और अजीत डोभाल संपर्क में थे। और मैं एक जानकारी दे दूं जो ये गुमराह करते हैं, आईबी और क्राइम ब्रांच रोजाना तबलीगी जमात की डिटेल लेती है जब से इमरजेंसी का दौर आया था, यानी लगभग 25-30 साल से पूरी रोजाना की जानकारी होती है, कितने विदेशी आए हैं, किस किस देश के हैं, और जितने भी विदेशी जमाती आए थे, अगर वाकई उन्होंने कोरोना फैलाया तो जो 15 लाख लोग आए थे उन्होंने क्या फैलाया? दूसरी चीज, अगर वो प्रधानमंत्री जी कहते हैं 30 जनवरी से हम स्क्रीनिंग कर रहे थे, अगर 30 जनवरी से स्क्रीनिंग कर रहे थे तो मैं पूछना चाहता हूं कि वो लोग कैसे आ गए? क्या वो हवा में उड़ के तो आए नहीं, फ्लाइट से आए, एयरपोर्ट पे स्कैनिंग हुई। और ये एयरपोर्ट पे स्कैनिंग ऐसे ही करते हैं कि एक अभी 4 दिन पहले एक पायलट एयर इंडिया का फ्लाइट लेकर उड़ा मॉस्को के लिए, आधे रास्ते में जाके पता चला कि उसको तो कोरोना है, वापस बुला लीजिए। तो ये पूरी तरीके से गुमराह करने वाली बात है।
15 लाख लोग जो आए थे उनकी वजह से कोरोना फैला। विदेशी फ्लाइटों पर पाबंदी नहीं लगाई गई। 30 जनवरी को भारत में पहला केस आया, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के कार्यक्रम की वजह से इन्होंने पाबंदी नहीं लगाई, इसलिए कोरोना फैला। बता दें प्रधानमंत्री जी देश को, क्या डोनाल्ड ट्रंप की आपने स्क्रीनिंग की थी या नहीं की थी, ये जवाब दे दें। दूसरी बात, जमात के लोगों ने कोई भी गुनाह नहीं किया। अगर वो गुनाह करते तो शादाब चौहान उनके खिलाफ भी बोलता, लेकिन उनका अपराध इतना था कि वो सीधे साधे लोग हैं, मासूम लोग हैं, तेज तर्राक नहीं है, जिनको जाल में फंसा करके हमारे देश के गरीब मजदूरों के डॉक्टर्स के डॉक्टर आंदोलन कर रहे थे, उन मुद्दों को दबा दिया इन्होंने। कोरोना फैला नमस्ते ट्रंप से, कोरोना फैला विदेशी फ्लाइट की पाबंदी न लगने से, कोरोना फैला लेट लॉकडाउन की पॉलिसी मध्य प्रदेश में सरकार बनाना, और उसके बाद कलबुर्गी में धार्मिक कार्यक्रम हुआ, कानपुर में धार्मिक कार्यक्रम हुआ मंदिर में, तो उसके बारे में बात नहीं करते। वहां नांदेड़ में लोग छिपे हुए मिले, वैष्णो देवी का जिक्र आया, तो जहां दूसरे धर्म के लोग थे उनको बताते हैं ये फंसे हुए थे, और जहां मुसलमान होते उनको कहते थे ये छिपे हुए थे। एक्चुअली ये सीए के नाम से मुसलमानों की घर वापसी का षड्यंत्र रच रहे हैं, और इसीलिए गृह मंत्री जी और उनकी जो ये मैच फिक्सिंग थी अर्नब गोस्वामी की, ये पूरी तरीके से, एक तो अर्नब गोस्वामी उच्च इस पे मुकदमा जो हुआ है, जो ये उल्टी सीधी बकवास, उससे रिलीफ लेने के लिए गृह मंत्री के हाथ में खेलना चाह रहे हैं ये, इसीलिए इन्होंने वो मैच फिक्सिंग की गई। और उस मैच फिक्सिंग में जनता के मुद्दे नहीं, एक ये प्लानिंग बनाई गई कि हर चीज का जिम्मेदार मुसलमान को ठहरा दो, जिससे कि बिलखते हुए मजदूर, मरता हुआ किसान, तड़पता हुआ मेरा जवान, तमाम मुद्दे दबकर रह जाएं। और ये पूरी तरीके से ऐसे लोग ये क्या खबर चलाते हैं कि कबूतर आ गया पाकिस्तान से उड़ करके और वो स्पाई था, मजाक बना दिया पूरे देश का इन्होंने। टिड्डियां आई तो पाकिस्तान जिम्मेदार है, और भारत में जो नफरत फैली उसके लिए अर्नब गोस्वामी जिम्मेदार है। टिड्डियों को लाने के लिए पाकिस्तान जिम्मेदार है, कोरोना के लिए भी पाकिस्तान जिम्मेदार है, और इनकी टीवी डिबेट में पाकिस्तान के लोग आकर के भाला दिखाते हैं भारत को। लेकिन मैं कहता हूं नफरत फैलाने के लिए, भारत की एकता और अखंडता को कमजोर करने के लिए वो अर्नब गोस्वामी जिम्मेदार है, जो टाइम्स नाउ में कब तक नौकरी करता था, ये इतने 100 करोड़ का चैनल कैसे खड़ा कर दिया, और इनके परिवार के लोग भाजपा में विधायक और सांसद हैं। ये चैनल नहीं है, बल्कि न्यूज चैनल के नाम पर एक प्रोपोगेंडा एजेंसी है, जिसका मकसद ये है कि इस देश में आईएसआईएस के एजेंडे को प्रमोट करना और देश के अंदर दुर्भावनाएं फैलाना। शदाब, मैं एक आखिरी सवाल आपसे लेना चाहूंगा, क्योंकि हमने टीवी चैनलों के जरिए जो नफरत फैलाई गई, खासतौर पर तबलीगी जमात और भारतीय जनता पार्टी की जो नीति थी, उसके ऊपर हमने तमाम बातें की हैं, पर कल जो कानपुर से एक वीडियो वायरल होता है, उसने यकीनन जो है सोचने पर लोगों को मजबूर कर दिया है, जब डॉक्टर आरती साफ तौर पर यह कहती है कि तबलीगी जमातियों को इंजेक्शन देकर के मार देना चाहिए, मुसलमान आतंकवादी है और इनकी वजह से देश में कोरोना फैला है। तो क्या कहना चाहेंगे ऐसे लोगों को? सबसे पहले मैं देश के मुसलमान को या देश के किसी भी वासी को उसके धर्म के नाम पर आतंकवादी कहने वाले को इस देश का सबसे बड़ा दुश्मन और सबसे बड़ा आतंकवादी और जहर समाज के लिए वो। सेकेंड पॉइंट पे मैं आता हूं। मैं शुरू से कह रहा था कि जब ये हमलों की खबरें आ रही थी ना, कि वहां हमला हुआ, वहां थूका, ये उल्टी सीधी खबरें जो प्रोपेगेट की जा रही थी, मैंने तभी कहा था कि जांच होनी चाहिए। अब पता चला ऐसी मानसिकता के डॉक्टर्स, ऐसी गंदी मानसिकता के डॉक्टर्स, जिस तरीके, एक केस नहीं है, मेरठ के एक अस्पताल ने मना कर दिया कि मुसलमानों को अपने अस्पताल में भर्ती नहीं करेंगे। ऐसी मानसिकता के डॉक्टर्स तबलीगी जमात के लोगों को, मुसलमानों को बदनाम करने के लिए सरकार के इशारे पर थिरक रहे थे, जिनका एजेंडा कोरोना में सरकार की नाकामी को छिपाकर सरकार की मदद करके देश के अंदर हिंदू मुस्लिम करना मकसद था। और जो आज वो फिर सफाई दे रही, इधर उधर की बात कर रही है, उनकी भावना से ये लगता है कि ऐसा, इसकी जांच होनी चाहिए, कहीं इनका लिंक आईएसआईएस से तो नहीं है, और कितना बड़ा एजेंडा और ग्रुप है ये। बताया जाता है कि ये हर्षवर्धन साहब की क्लासमेट रही है, जो जानकारी मिली है, मुझे पुख्ता जानकारी नहीं, तो ये जांच होनी चाहिए कितना बड़ा नेटवर्क है जो इस तरह के सरकारी अस्पतालों में, हो सकता है कितने लोगों को मौत का इंजेक्शन दिया गया हो,
कितने हमारी जो महिलाएं हैं, हमारी बहनें, उनको डिलीवरी के वक्त उनको नसबंदी की गई हो, कैसे इंजेक्शन लगाए गए हो, या क्या प्लानिंग आने वाले समय में की जा रही हो, ये बहुत बड़ी जांच का विषय है। इसीलिए मैं कहता हूं, जब तक लीडरशिप डेवलप नहीं होगी, हम लोग डिफेंस करते रहते हैं, उसने कहा, हम कहते हैं हम निंदा करते हैं, और जो हमारे भाई कांग्रेस, समाजवादी या दूसरी सेकुलर पार्टीज में हैं, वो इसलिए कहते हैं कि हमारा वोट बैंक चला जाएगा, और ये कोई ईवीएम की नहीं बल्कि दिमागों को हैक कर लिया है भाजपा ने, और उस दिमाग के अंदर से वो हैकिंग सिस्टम से एंटीवायरस जब तक नहीं डाला जाएगा, जब तक यही होता रहेगा। अगर डॉक्टर्स के दिल में या पुलिस वालों की शिकायत मिली एक जगह, पुलिस वालों के दिल में, डॉक्टर्स के दिल में, या कभी आर्मी के दिल में अगर ये मानसिकता पैदा हो गई कि भारत का दलित दुश्मन है, भारत का मुसलमान दुश्मन है, भारत का आदिवासी हमारा दुश्मन है, तो याद रख लीजिए, देश गृह युद्ध की तरफ जाएगा, और इसकी रक्षा करना हम सबकी जिम्मेदारी है। लेकिन मैं आपसे एक चीज आखिर में यही कहूंगा अंत में, रिपब्लिक टीवी के ऊपर, कि देखिए ऐसे लोग ये चंद रुपयों के लालच में कितना बड़ा देश का नुकसान कर रहे हैं, ये जानते भी नहीं। और ये मोदी सरकार 1 साल का जश्न मना रही है, और कहते हैं प्रधानमंत्री जी कि उसमें जिक्र करते हैं अपने लेटर में राम मंदिर का। अब देश तो जानना चाहता है कि राम मंदिर का फैसला भाजपा के कार्यालय में लिखा गया था, या प्रधानमंत्री कार्यालय में लिखा गया था, या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने दिया था। आप जश्न क्यों मना रहे हैं? आप होते कौन है? फैसला सुप्रीम कोर्ट दे रहा है, भले ही आपने हो सकता है गिफ्ट के तौर पे तरुण गोगोई को दिया हो, 1 साल में 370 हटा दिया, फायदा क्या हुआ? वो भी एक तरीके से जुल्म की कैटेगरी में आएगा, गलत तरीके से हटाया गया। दूसरा, ये सीए लेकर है जो पूरी तरह अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, देश के खिलाफ हमारा आंदोलन हमेशा जारी रहेगा। तीसरा, रोजगार नहीं दे पाए, पूरे 6 साल, मैं ये कहूंगा 6 साल देश बदहाल, किसान बदहाल, मजदूर बदहाल, और रिपब्लिक वाले खुशहाल। ये जितने भी लोग चाटुकारिता करते हैं, देश के मुद्दों को बांटते हैं, ये पत्रकार की कैटेगरी नहीं, ये पत्रकार नहीं, चाटुकार है सरकार के ये लोग। ये सरकारी चाटुकारी तो के लिए खुशहाली हो सकती है, भारत के किसान, मजदूर, गरीब के लिए कोई खुशहाली के दिन नहीं आए हैं। भारत आज भी परेशानी से दो चार हो रहा है।